जय हिंद दोस्तों। हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो पहली न्यूज़ है, आरबीआई ने कुछ पिछले बजट्स की एक रिपोर्ट निकाली है और उसके कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि क्या क्या उस रिपोर्ट्स में बोला गया है। तो हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ जीडीपी के आसपास रहा है, जो कि ठीक है। और ये है 2021-22 टू 23-24। फिस्कल डेफिसिट होता है एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। ठीक है, इसमें रेवेन्यू जो बोरोइंग्स होती हैं उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जो हमने कहीं से बोरोइंग की है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल आता है। फिर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, ये रहा है हमारा 0.2% ऑफ जीडीपी। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी आ जाती हैं जो गवर्नमेंट सैलरीज देती हैं या सब्सिडीज़ देती है या इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। और रेवेन्यू रिसीट्स में हमारी आ जाती है जैसे टैक्स रेवेन्यू, जैसे जीएसटी से आ जाता है, या कोई कस्टम ड्यूटी लगती है किसी पे तो उससे आ जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, जैसे किसी का चालान वगैरह कट गया तो वो फीस वगैरह, इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा इंक्रीज़ हो चुका है 2.6% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2.2%। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रोड्स हो गई, ब्रिज हो गए, या कोई लैंड ली है, मशीनरी ली है। डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह सॉरी, डिफेंस में कुछ ले लिया है हमने कि हेलीकॉप्टर ले लिए हैं, या कोई ये जो हमारे टैंक वगैरह होते हैं वो ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में होती हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की तरह हम यूज़ करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये गवर्नमेंट का बढ़ गया। फिर डेट ऑफ स्टेट्स, ये डिक्लाइन हुआ है। स्टेट्स का जो कर्जा वगैरह है वो डिक्लाइन हुआ है। 2004 में 31.8 जीडीपी था और 2024 में 28.5% ऑफ जीडीपी हो गया। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट में कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो 20% रहा है। इसका मतलब ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे इम्प्रूव करना है, उसे कम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करेगी हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हो, रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए जो ये टारगेट है वो 20% रहा है इसका FRBM का, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों ज़्यादा है, वाई फिस्कल डेफिसिट इज स्टिल हाई इन सम स्टेट, वो देख लेते हैं कि पावर सेक्टर जो है हमारा, जो बिजली वगैरह बनती है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है और ये लगभग 2.4% ऑफ जीडीपी रहा है। 6 लाख करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है 2022 और 23 में। राइजिंग सब्सिडी बर्डन, जो हम सब्सिडी वगैरह मिलती है टीबीटी के थ्रू, या फार्मर्स को अलग अलग स्टेट में अलग अलग टीबीटी जाता है, और वीमेन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं चाहे दिल्ली में चल रखी हैं, फ्री बस सर्विस, फ्री हेल्थ, फ्री, तो ये सारी चीज़ें डेट मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेती हैं स्टेट, तो उसकी वजह से इनका ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। कुछ रीज़न और भी हैं कि जैसे प्रॉपर डेटा नहीं है और डिले इन सेटिंग अप फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कमीशंस जो होती हैं वो गठित नहीं होती हैं। फिर क्लाइमेट और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ रीज़न है फिस्कल डेफिसिट के। और स्टेट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाई है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो देख लेते हैं। जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, मतलब एक टारगेट सेट कर लिया है कि किस तरीके से और कितना टारगेट रहेगा ईयर ऑन ईयर कि कितना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग बाई सेवरल स्टेट्स। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट क्रिएट कर लिए गए हैं। और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स में क्या क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है अभी ऑनलाइन कर दिया गया। पहले जो है अलग अलग माध्यम से ऑफलाइन वगैरह जाता था तो काफ़ी ज़्यादा लीकेजेस हो जाती थी, बीच में कोई और किसी और को मिल जाता था ये बेनिफिट। फिर टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे GST किया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग के इंक्रीज फ्रॉम 17% इन 2005 एंड 6 टू 79% इन 24-25। फिर पावर सेक्टर में उदय स्कीम लाए हैं, जिसमें जो डिस्कॉम होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में पहुंच गई थी, तो उन्हें एक तरीके से उनका डेट कम करने के लिए स्कीम लाई गई थी। उनकी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव किया गया। फिर पावर कॉस्ट को कम किया गया और ये इंश्योर किया गया कि 24/7 जो है पावर सप्लाई रहेगी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो किए गए थे। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि रिकमेंडेशन क्या किया है इस रिपोर्ट ने, कि नेक्स्ट जनरेशन फिस्कल रूल लाना चाहिए, स्टेट के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए फिस्कल रूल क्रिएट करने की।
रिस्क बेस्ड फिस्कल फ्रेमवर्क होना चाहिए और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क लाना चाहिए विच लिंक्स पॉलिसी मेकिंग टू बजटिंग। डेटा ड्रिवन फिस्कल डेटा ड्रिवन फिस्कल पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। डेटा को एनालाइज करके मशीन लर्निंग एआई वगैरह का यूज़ करके डेटा क्रिएट होना चाहिए, फिर उससे पॉलिसी बनानी चाहिए। इम्प्रूविंग फिस्कल डेटा जनरेशन एंड डिसेमिनेशन प्रोसेस, मतलब डेटा जनरेट हो और जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो शेयर होना चाहिए। फिर कंटेंट डिस्कॉम लॉसेज, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। जीडीपी बेस ईयर जो है अभी रिवाइज हुआ है, जो कि 2011-12 था, अब 2022 और 23 हो गया। और एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे विश्वनाथ कोलदार थे इसके हेड। तो बेस ईयर क्या होता है एक्चुअली, एक ऐसा टाइम फ्रेम देखते हैं, एक ऐसा ईयर देखते हैं जिसमें नॉर्मली जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो एक तरीके से स्टेबल रहे हों, तो उस ईयर को हम जनरली सेलेक्ट करते हैं एज अ बेस ईयर, ताकि उससे कंपेयर करके या उससे रिलेटिवली हम पता लगा सकें कि अब कितना इन्फ्लेशन आ गया आने वाले टाइम में, या इन्फ्लेशन है भी या नहीं, या प्राइस कितना बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं बेस ईयर से कंपेयर करके। ये यूज़ हो जाता है बेंचमार्क की तरह जीडीपी कैलकुलेशन में। जीडीपी का फॉर्मूला है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये जो है ये जीडीपी का फॉर्मूला है। इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है जितने भी हम और आप लोग जितने भी चीज़ों पे खर्चा करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एंटिटी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, फिर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा जीडीपी का कि कितनी जीडीपी है, इन सबको ऐड करके जीडीपी आ जाती है। जीडीपी जो है काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है, हमारी ग्रोथ को देखने में यूज़ हो जाती है कि देखते हैं हम कंपेयर करते हैं और कंट्री से कि किसकी कितनी जीडीपी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं किस कंट्री की कितनी ग्रोथ हो रही है। ये भी पता लग जाता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप्ड बनने वाली है या नहीं बनने वाली, कंपेयर करके ये भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। ये जीडीपी का जो फॉर्मूला है ये डिमांड साइड को दिखाता है, एक जीवीए होता है वो सप्लाई साइड को दिखाता है। फिर जीडीपी भी दो टाइप की होती हैं, जैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होती है जो करंट में जो प्राइसेस चल रहे होते हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। जैसे 2024 के नॉमिनल जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रेजेंट प्राइस पे करेंगे। और एक होता है रियल जीडीपी जो कि जो बेस ईयर होता है, जैसे अभी बेस ईयर हो गया 22 और 23, ये जो बेस ईयर है इसको हमने मान लिया है। तो इससे कंपेयर करके हम आज का देखेंगे कि कितना प्राइस में चेंज आया, तो ये रियल जीडीपी को दर्शाता है असल में। तो मोस्टली इसी को ही हम कंसिडर करते हैं कि कितनी जीडीपी में चेंजेस आए हैं। इसके कुछ लिमिटेशन है जीडीपी की कि जीडीपी ग्रोथ तो बता देगा, लेकिन क्या उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हुआ है, क्या ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ा है, क्या एजुकेशन भी बढ़ी है, इनकम इनक्वालिटी कम हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें जीडीपी नहीं दिखाता है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस है। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। एफडीआई का मतलब होता है अगर कोई एंटिटी फॉरेन एंटिटी कोई फॉरेन कंपनी जो है अगर इंडिया की किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसे हम एफडीआई में काउंट कर लेते हैं। 10% से कम होता है तो वो एफपीआई में होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया हैज़ क्रॉस 1 ट्रिलियन माइलस्टोन। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्रॉस कर लिया है हमने 24 साल में, 2000 से 2024 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ चुका है एज ए एफडीआई। और पिछले 10 सालों की बात करें 2014 से 2024 का, तो ये 119% तक एफडीआई आया है इंडिया में, और इंक्रीज 20 टाइम्स फ्रॉम 2000, मतलब 24 सालों में 20 गुना एफडीआई बढ़ चुका है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो सर्विस सेक्टर में आया है, और सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर गुजरात में। और कौन सी कंट्री से आया है? मॉरिशस से सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आया है। अब एफडीआई के 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट होता है जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। कि जैसे डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में डायरेक्ट एफडीआई नहीं कर सकता, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। एक है ऑटोमेटिक रूट जो कि इन्फॉर्मेशन आरबीआई आफ्टर इन्वेस्टमेंट इज मेड, इसमें आरबीआई जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इसमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये कुछ एफडीआई के बारे में था। अब देख लेते हैं एफडीआई और एफटीआई कि वही सबसे पहले तो 10% वाला रूल, 10% प्लस अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो एफडीआई में आता है, और 10% से कम है तो वो एफपीआई में आ जाता है। और एफडीआई में जो है वो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, ये शॉर्ट टर्म मतलब गेन प्रॉफिट के लिए यूज़ होता है एफपीआई। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो ऑब्वियसली बात है वॉलेटिलिटी कम होगी, और इसमें वॉलेटाइल ये ज़्यादा होगा एफपीआई, ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे ज़्यादा होंगे।
और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल जो है वो एफडीआई में ज़्यादा है, इसमें कम है। ये लिक्विडिटी इसमें कम होती है, मतलब अगर किसी को तुरंत कैश निकालना है या फिर तुरंत उसे अपने जो शेयर हैं या जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसे वापस लेना है, तो इसमें कम चांसेस है। मतलब हो सकता है इसे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत पड़े, पेपर वर्क की ज़रूरत पड़े। इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसे ईजिली प्रोवाइड हो जाता है कि तुरंत अपने शेयर्स बेचेगा और बॉन्ड्स बेचेगा तो ये इसे तुरंत पैसे मिल जाएंगे। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान है एफडीआई और एफपीआई के। एफडीआई को और फर्दर इसका इन्फ्लो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम चलाया है, पीएलआई स्कीम चलाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये चलाई गई है, फिर जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट आया गया है और इसमें जो है कंप्लाइंसेस कम किए गए हैं, लगभग 42,000 से ज़्यादा। मतलब जो बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस वगैरह जो होती थी और रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्हें थोड़ा कम कर दिया गया है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया गया है इस एक्ट के थ्रू। फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाई गई हैं जो कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट को देखेगा और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी गुजरात में, तो उसके थ्रू भी एफडीआई काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल आया है और जो कि इम्प्रूव गवर्नमेंट स्टैंडर्ड इन इंडिया बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है, जैसे आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया जाएगा और बैंकिंग कंपनीज़ में किया जाएगा। तो इसमें जो है फोर्टनाइट कैश रिजर्व को रीडिफाइन किया गया है कि जैसे बैंक जो है कुछ पैसा आरबीआई को देगा, कुछ पैसा आरबीआई के पास रखेगा। लगभग डेली बेसिस पे जितना कुछ पैसा होता है, डेली बेसिस पे कुछ पैसा होता है जो कि उसे रखना होता है, 15 दिन का पैसा उसे रखना होता है एवरेज डेली बेसिस पे। मान लीजिए अगर बैंक 15 रुपये डेली का हिसाब से उसे चलाने के लिए 15 रुपये चाहिए, तो वो 15 × 15 225 रुपया उसे जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और ऐसा वो मतलब क्या करेगा, फर्स्ट 15 दिन के लिए रख सकता है या फिर लास्ट 15 दिन के लिए रख सकता है। तो ये इसे ऑप्शन मिला, या तो 15 शुरू के 15 दिन या लास्ट के 15 दिन, ये सारे बैंक के लिए कर दिया गया है, एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स। फिर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी बैंक में, उसके कुछ स्टेक ले रखा है या शेयर्स ले रखे हैं उस बैंक के, तो अगर वो 2 करोड़ है, पहले 5 लाख था लेकिन इसे बढ़ा के 2 करोड़ कर देगा। जिस कंपनी के पास 2 करोड़ से ऊपर का ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा किसी भी बैंक का, तो उसको उसकी थोड़ी बात सुनी जाएगी। मतलब उसका जो डिसीजन होगा, उसके डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोई मान लो कोई बैंक कोई डिसीजन लेता है, लेकिन कोई कंपनी है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 2 करोड़ से ऊपर है या 2 करोड़ के आसपास है, तो उसका डिसीजन मैटर करता है कि वो क्या सोचता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ, तो पहले 5 लाख हुआ करता था, अब 2 करोड़ है, जिसका 2 करोड़ से ज़्यादा है वही डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अनक्लेम डिविडेंड शेयर एंड बॉन्ड ट्रांसफर आफ्टर 7 ईयर्स। तो ये जो फंड है ये गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि जो अनक्लेम डिविडेंड है या शेयर है या बॉन्ड है, तो ये जो है रिफ़ंड करने के लिए बनाया गया था। राइटफुल ओनर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा ये अनक्लेम डिविडेंड शेयर वगैरह। और ये कितने साल बाद ट्रांसफ़र होगा, ये 7 साल बाद ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। बैंक कैन डिसाइड विदाउट आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन। तो बैंक की जो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे या फीस होंगी या रिम्बर्समेंट होंगे, कंपनसेशन होंगे, ये सारी चीज़ें जो है बैंक बिना आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बिना कर सकता है। तो कुछ इश्यूज़ देख लेते हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 18,461 फ्रॉड्स हुए हैं, जो कि 21,367 करोड़ के आसपास का ये फ्रॉड हुआ है। फिर है गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, डुअलिटी कंट्रोल, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को दो चीज़ें मतलब वो कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं। जैसे आरबीआई कर रही है, फिर फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कर रही हैं। तो क्या है, इन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, सीएजी का, एससीबीआई का, सीबीसी का, सीआईसी कोर्ट्स, इन सब का डर लगा रहता है कब क्या इंक्वायरी बैठ जाए। तो इस चीज़ का इशू बैंकिंग सिस्टम में है। फिर मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, जैसे आरबीआई है, सेबी है, इरदाई है। सेबी स्टॉक मार्केट को देखता है, इरदाई इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। तो ये कई सारी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं बैंकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। फिर है कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर सफ़र फ्रॉम वीकर रेगुलेशन ड्यू टू डुअल कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड स्टेट रजिस्ट्रार। अब जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इसमें भी डुअल कंट्रोल है, कुछ बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है, कुछ को स्टेट रजिस्ट्रार करता है, या कुछ को दोनों करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम की बात है।
फिर ये भी है कि मान लो किसी ने फार्मर्स का डेट वेवर्स कर दिया है, या किसी पॉलिटिशियन ने, किसी लीडर ने बड़े बड़े अमीर लोगों के जो डेट हैं उनको माफ़ कर दिया है, तो ये सारा बर्डन जो है वो बैंक के ऊपर आ जाता है। फिर साइबर सिक्योरिटी का इशू है, डिजिटल फ्रॉड्स का है, आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, तो ये सारे इशू जो हैं बैंक से रिलेटेड हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड। इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, देखते हैं इसकी क्या हाईलाइट है। जैसे पब्लिक फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम, ओनली 19 इकोनॉमीज हैव अडॉप्टेड स्पेसिफिक बजटिंग। मतलब पब्लिक फाइनेंस को किस तरीके से उसका बजटिंग वगैरह करना है, कौन सा पैसा कितना कहाँ जाएगा, उस तरीके का कोई सिस्टम जो है सिर्फ 19 कंट्रीज़ ने बना रखा है। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन, ओनली 37% ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर पेमेंट लिंक टू परफॉर्मेंस। ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट वॉज ओनली कैरिड आउट इन 22% ऑफ केसेस। मतलब किसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, या पेमेंट कितना जा रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा कमी है, ये इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या मॉनिटरी वैल्यूएशन बहुत कम लोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका बेसिक पीपीपी मॉडल क्या होता है। तो ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में यूज़ किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के नहीं, बेसिकली कई टाइप के होते हैं, वो देख लेते हैं। मेनली दो टाइप के हैं, जैसे बिल्डिंग ऑपरेट ट्रांसफ़र, कि प्राइवेट कंपनी जो है पहले बिल्ड करेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई रोड बनाई है तो रोड को बनाएगी, फिर उसे ऑपरेट करेगी, फिर कुछ साल बाद गवर्नमेंट को सौंप देगी जब उसका प्रॉफिट निकल आएगा। मान लीजिए ये एक्सप्रेस वे बना दिया, यहाँ इसने टोल बना दिया, तो पहले इसको बनाएगी, फिर इसको ऑपरेट करेगी, टोल से फिर ये अपना खर्चा निकालेगी जितना इसे प्रॉफिट चाहिए, फिर ये ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट को। फिर है बिल्ड ओन ऑपरेट। इसमें क्या है, इसमें कंपनी क्या करेगी कि बिल्ड करेगी, ओन करेगी और मैनेज करेगी। उस कुछ टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए इसने बनाया, ओन किया और ऑपरेट किया, फिर 10 साल के बाद वो गवर्नमेंट को दे देगी। तो बिल्ड ओन ऑपरेट का मतलब ये है। फिर एक तरीके की होती है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सिर्फ ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है। फिर है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट करेगा, मतलब इंजीनियर्स को लाएगा और कंस्ट्रक्शन करवाएगा, इसके लिए ये पार्टनरशिप काम में आती है। फिर है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल हैम। इसमें यह है कि ये जो ईपीसी वाली चीज़ है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये तो गवर्नमेंट करेगी, 40% फंड जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और बाकी की जो चीज़ है बीओटी जो है हमारा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये प्राइवेट कंपनी करेगी। तो ये हाइब्रिड मॉडल हो गया हमारा। फिर ज़रूरत क्यों पड़ी हमें पीपीपी मॉडल की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत कम है। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है तो प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिला सकती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए, एफिशिएंसी इनोवेशन के लिए, रिस्क शेयरिंग के लिए, कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वो फेल हो जाए तो वो बर्डन बढ़ जाता है आपस में। फिर मीटिंग एसडीजी गोल्स जो है सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। फोकस ऑन सर्विस डिलीवरी लाइक रेलवे स्टेशन, और ओके रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन लाइक रानी कमलापति स्टेशन इन भोपाल। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीपीपी मॉडल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है मोस्ट फेवर्ड नेशन से, कि स्विट्जरलैंड ने जो है इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन सस्पेंड कर दिया है। इसका जो क्लॉज है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद इंडिया, इसको ख़त्म कर दिया है। इसमें क्या होता था, मान लीजिए ये स्विट्जरलैंड है, ये इंडिया है, इंडिया के कुछ कंपनी स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के कुछ इंडिया में है, तो ये दोनों एक ही इनकम पे सेम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC और वो इंडिया की कंपनी है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, खोली है, तो ऐसा ना हो कि स्विट्ज़रलैंड भी उसके इनकम पे कुछ टैक्स लगा रही है और इंडिया भी उस पर कुछ टैक्स लगा रही है। ये चीज़ जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन में स्विट्ज़रलैंड ने ख़त्म कर दी है। और इन्होंने जो हवाला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसका हवाला दिया है। नेस्कैफे का केस था, वो आप पढ़ सकते हैं, इसको अगर डीप में पढ़ना है तो उसका हवाला देते हुए इन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी। अब DTA का महत्व क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, कि ये क्लियर गाइडेंस देता है सबसे पहले तो, और प्रिवेंट फिस्कल इवेजन। मान लीजिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो FDI आता है वो मॉरिशस से आता है। मॉरिशस से इसलिए आता है क्योंकि हमारी एक ट्रीटी है कि कुछ कंट्रीज़ को हमने एक लिस्ट में डाला हुआ है, हमने बोला है कि अगर ये यहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है तो उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, या इंडिया की कंपनीज़ क्या करती हैं, एक फेक कंपनी बनाती हैं, मॉरिशस में खोलती हैं और इंडिया में FDI कर देती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। तो उनका जो काला पैसा है वो मॉरिशस जाता है, फिर मॉरिशस से इंडिया आता है, इंडिया में इनका काला पैसा सफ़ेद हो जाता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये एक तरीके से फिस्कल इवेजन या टैक्स इवेजन भी बोल सकते हैं इसे। फिर टैक्स सेविंग जो है, इनेबल लोअर टैक्स, ये जो है टैक्स बचाता है, टैक्स रिफंड करता है, और रिड्यूस TDS। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस था DTA का, जो कि अब ख़त्म हो गया स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट,
IFTA, इंडियन साउथ अफ्रीका अपोज चाइना लेड IFTA प्रपोजल एट WTO। देखते हैं IFTA क्या है। ये चाइना ने 2017 में प्रपोज किया था WTO में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है लीगली बाइंडिंग प्रोविजन टू बूस्ट FDI। मतलब लीगली बाइंडिंग प्रोविजन्स, कुछ प्रोविजन्स होंगे जो कि लीगली बाइंडिंग होंगे FDI में, और ये जो प्रोविजन्स होंगे वो होंगे जिस कंट्री में FDI लाया जा रहा है उसके ऊपर ये बाइंडिंग होंगे ये प्रोविज़न। ठीक है, तो एक तरीके का ये इंडिया ने अपोज किया है सिर्फ इसलिए कि मान लीजिए चाइना जो है कल के दिन नाइजीरिया में कुछ FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, तो नाइजीरिया के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लग जाएंगे, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होंगे जो उसे फुलफिल करना पड़ेगा, जो चाइना कहेगा, या कुछ भी प्रोविजंस हो सकते हैं, तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एमब्रिज प्रोजेक्ट। एज पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, प्रोजेक्ट एमब्रिज रीच द मिनिमम व्हीकल प्रोडक्ट स्टेज इन मिड 2024। MVP क्या होता है बताता हूँ। ये एक तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज होता है कि जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे किसी पायलट बेसिस पे लॉन्च करते हैं, फिर उसका हम देखते हैं कि उसका पब्लिक के साथ फीडबैक क्या आ रहा है, उसमें कमियां क्या हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये एक वो वाला स्टेज है किसी प्रोजेक्ट का। तो ये जो एमब्रिज है, ये प्रोजेक्ट है, ये MVP स्टेज पे पहुंच चुका है। ये लाइन ये कहना चाहती है। तो एमब्रिज जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया था, और क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म है। अलग अलग देश में ये जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ किया जाएगा किस लिए, डिजिटल करेंसी क्रॉस बॉर्डर के लिए, मतलब पेमेंट्स के लिए किया जाएगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, इसलिए एमब्रिज को बनाया गया है। तो स्टार्टिंग में जो है 4 कंट्रीज़ इसमें थी, जो कि है चाइना, थाईलैंड, UAE और हांगकॉन्ग। ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर ये एमब्रिज का स्टार्ट किया था, और फिर बाद में साउथी सेंट्रल बैंक भी जुड़ गया था, 2024 में ही जुड़ा है, और अभी 31 ऑब्जर्विंग मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, RBI। अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसमें क्या है कि लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाएगी, जो बहुत बहुत दिनों में जाते हैं उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एनहांस सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एक कंपनीज जुड़ गई हैं, कंट्रीज जुड़ गई हैं, फिर एक एजेंसी है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। मॉनिटरी सॉवरेनिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट अमंग कंट्रीज़, सॉवरेनिटी का ध्यान रखा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का भी लोगों में एक दूसरे की कंट्रीज में बढ़ेगा इसकी वजह से। फिर मोनोपोली का खात्मा होगा, जैसे अभी US डॉलर का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो वो उसको जो है एक तरीके से कम किया जाएगा। और चाइना और रशिया तो चाहते ही हैं कि US डॉलर जो है उसका बोलबाला थोड़ा कम हो, ताकि वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और इंटरनेशनलाइजेशन करें अपनी करेंसी का। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। रेलवे अमेंडमेंट बिल आया है, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या है। इसमें रिपील किया गया इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट को, और रेलवे एक्ट 1989 को, इन दोनों एक्ट को मर्ज कर दिया गया है, और इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा इसके जो प्रोविजंस हैं दोनों एक्ट को, इनको मर्ज कर दिया गया। पहले अलग अलग एक्ट के द्वारा ये रूल होता था, रेगुलेट होता था, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया। नेक्स्ट प्रोविज़न है इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है आ गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेलवे बोर्ड को बनाने में, और इसके जो नंबर्स हैं, इस बोर्ड के मेंबर के नंबर, मतलब कितने मेंबर होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स, कंडीशन, सर्विस, और किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा चेयरमैन का और मेंबर्स का, ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है। अब ये बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, जैसे इसका जो फेयर होता है, ट्रेन का जो टिकट का पैसा होता है, इसको रिव्यू किया जाए कि किस तरीके से, कि कहीं ज़्यादा तो पैसा नहीं जा रहा है, ट्रेन रेलवेज़ जो है ज़्यादा तो पैसा नहीं ले रही है, या किस तरीके से अगर कम पैसा है तो वो किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, जो कंज्यूमर के लिए भी ज़्यादा ना हो और गवर्नमेंट के लिए भी कम ना हो। फिर बूस्ट नॉन फेयर रेवेन्यू टू 20%। नॉन फेयर रेवेन्यू जो होता है, जो कि टिकट के अलावा जो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है रेलवे, उसको 20% तक बढ़ाया जाए 2030 तक। फिर ऑपरेशन जो है, क्रिएशन एंड एक्सपीडिशन ऑफ न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर टू इंक्रीज स्पीड, फ्राइट लोडिंग एंड अर्निंग। 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, एक है वेस्ट और एक है ईस्ट, इनकी स्पीड और लोडिंग और अर्निंग वगैरह को बढ़ाया जाए, ऐसा बोला गया रिकमेंडेशन में। फिर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किया जाए ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट और ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाए गवर्नमेंट की। लैंड एक्विजिशन कंसिडर पॉलिसी चेंजेस टू स्पीड अप लैंड एक्विजिशन। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ज़्यादा बैरियर आते हैं लैंड एक्वायर करने में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसे बढ़ाया जाए अलग अलग पॉलिसीज़ से, जो कि जिसकी लैंड ली जा रही है उसका भी फ़ायदा और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो। फिर इंक्रीज द स्कोप ऑफ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ाया जाए रेलवे में। फिर सेफ्टी को बढ़ाया जाए, जैसे कवच लाया गया है, इसे जो है जल्दी से सारी ट्रेन के अंदर लागू कर दिया जाए। ठीक है, ये कवच है जिसमें ऑटोमेटिक ब्रेक और ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। फिर है ग्रीन बजटिंग,
मतलब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की देख रेख में ये यूज़ किया जाए रेलवे को। और जैसा कि रेलवे ने बोला भी है कि 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर होगा, ये रेलवे ने बोला है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ अप्रूव्ड 40 प्रोजेक्ट ऑफ इतना टू फॉर डेवलप ऑफ लेसर नोन टूरिज्म साइट्स इन 23 स्टेट्स। 40 ऐसी जगह प्रोजेक्ट जगह हैं बेसिकली जो कि टूरिज़्म के लिए बनाई जाएंगी, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्यों बनाई जाएंगी, जैसे देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर एक ही टूरिस्ट प्लेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ पहुंच गई है, जैसे ताजमहल हो गया, या आजकल हम देख रहे हैं कि ये कुंभ मेला हो गया, वहाँ पर अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। वो तो चलिए रिलीजियस फेस्टिवल है एक तरीके से, जो कि हर कोई जाना चाहता है। तो अगर मान लो कोई टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहा है तो लोग एक ही जगह पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि एक ही जगह पे पहुँचना है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स 40 ऐसे प्रोजेक्ट बना रही है ताकि ये जो भीड़ है ये डाइवर्ट हो जाए और उन जो लेस नोन है उनको भी एक्सप्लोर करे टूरिस्ट, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरनर्स हो, तो वो इन चीज़ों को भी देखें। इससे हमारी रैंक भी बढ़ेगी। जैसे फ़िलहाल इंडिया की रैंक जो है वो 39 है, तो इसकी वजह से हमारी रैंक भी बढ़ेगी। ये जो रैंक है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंक इंडिया की 39 है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया से कि 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस सेक्टर ग्लोबली। इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में, और 42% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इन 2021, ग्लोबल एवरेज 7%। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है पार्लियामेंट में, उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो 18% जीएसटी लगाता है इसमें और कुछ टैक्स रिडक्शन करता है। एटीआई जो है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें देखती है, तो उसने रिकमेंड किया है कि टैक्स एक्सेम्पशन जो है वो कनाडा और यूई जैसी कंट्रीज से ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या तो। फिर है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी दे फेस चैलेंज इन एडुकेट कैपिटल, लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड विद प्राइवेट कंपनीज। मतलब पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के आगे एक तरीके से फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है कि वो बहुत ही कम सस्ते इंटरेस्ट पे वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक वहाँ पर फिर खड़ा ही नहीं हो पाता। फिर ओवर एक्सपोजर टू हेल्थ इंश्योरेंस, लैगिंग इन इंसॉल्वेंसी रेशो, मतलब कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो बहुत कम सॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 48% से 62% बढ़ चुका है। ठीक है, मिसिंग मिडिल इन हेल्थ इंश्योरेंस, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लैक ऑफ एडिक्वेट कवरेज, बहुत से मिडिल क्लास जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेती नहीं है। फिर है माइक्रो इंश्योरेंस, हिंडर्ड बाई हाई कॉस्ट, लो अवेयरनेस एंड अनवाइबल बिजनेस मॉडल। मतलब माइक्रो इंश्योरेंस जो होते हैं वो जो बहुत कम मतलब छोटा अमाउंट होता है उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, अवेयरनेस है ही नहीं और बड़े बिजनेस के सामने टिक नहीं। तो ये जो माइक्रो इंश्योरेंस होते हैं, जैसे 10-20 लाख का इंश्योरेंस हो गया, सॉरी हाँ मतलब ये जितने भी 10-20 लाख भी नहीं, जो 1-2 लाख के जो इंश्योरेंस होते हैं उन्हें माइक्रो इंश्योरेंस बोलते हैं। फिर डिजास्टर कवरेज, इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली फॉर नेचुरल डिजास्टर नेसेसिटेटिंग इंक्रीज कवरेज। अब इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया को जो है इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना चाहिए, ऐसा ये कमेटी ने रिकमेंड किया है। क्लेम इशू, डिस्काउंट ड्रिवन कॉम्पिटिशन लीड टू डिप्यूटेशन और डिले इन लार्ज क्लेम्स। मतलब डिस्काउंट वगैरह की वजह से ये जो कंपटीशन वगैरह है, डिस्काउंट देती हैं कुछ कंपनीज वगैरह और ये सब, तो उसकी वजह से जो क्लेम होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, उसका पैसा आता ही नहीं है। कुछ रिकमेंडेशन है कमेटी की, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहिए, कंपोजिट लाइसेंसिंग ऑफर बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, दोनों तरीके के इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहिए। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इन डिजास्टर प्रोन एरियाज़ में इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहिए, और जो कि वल्नरेबल एरियाज़ हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए करना चाहिए इंश्योरेंस की सुविधा। फिलिंग हेल्थ इंश्योरेंस गैप, मतलब जिनके पास नहीं है, मान लीजिए एक तो बहुत रिच हैं, एक बहुत फाइनेंशियली वीक हैं, इन्हें तो सरकार दे देती है और रिच लोग अपने आप करा लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से। फिर जो मिडिल इनकम के लोग हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं कि इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इनको भी प्रोवाइड कराना चाहिए, सबके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर रिड्यूस जीएसटी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो जीएसटी जो 18% लगता है वो कम होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को, और अनक्लेम पॉलिसी जो है उसे सेंटर को देखना चाहिए, तो ताकि जो है डिले कम हो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल बहुत पास, ठीक है। तो इस बिल में क्या किया गया है, जो मिनरल ऑयल्स है इनकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है। जैसे मिनरल ऑयल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, कोल बेट मीथेन हो जाएगी, शेल गैस एंड ऑयल हो जाएंगे। बस क्या क्या नहीं होंगे, कोल, लिग्नाइट और हीलियम, इन 3 को छोड़ के मिनरल ऑयल के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम लीज,
इट सीक्स टू रिप्लेस द माइनिंग लीज विद पेट्रोलियम लीज। मतलब जो पहले माइनिंग लीज ली हुआ करती थी, लंबे लंबे समय के लिए रेंट पे ले लिया करते थे, अब वो पेट्रोलियम लीज के लिए लिया करेंगे। रोल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मर्जिंग पेट्रोलियम लीज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब इन तीनों चीज़ों को देख के मतलब रूल बनना चाहिए। पेट्रोल लीज होगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को देखना चाहिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को भी देखना है। फिर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, अगर मान लो किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया तो उस पर फाइन लगा दो। किसी को ऐसा ना हो कि इम्प्रिजनमेंट कर दिया, तो वो छोटे मोटे फाइन से उसको उस ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ऐसा इस बिल ने बोला है। फिर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़ कि एक ऑफिसर नियुक्त किया जाए जो इन सारी पेनल्टीज़ वगैरह को देखे, और कोई अगर कंप्लेंट होए या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कोई कहीं पड़ जाए तो उसके लिए एक ऑफिसर होना चाहिए। फिर कुछ चैलेंजेस हैं इन डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, जैसे एजिंग ऑयल फील्ड है, हाई टैक्सेशन है, एनवायरमेंट रिस्क है, जियोलॉजिकल डेटा डेफिशिएंसी, लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑल्टरनेटिव एनर्जी ग्रोथ। ये कुछ चैलेंजेस इस बिल में बताए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स, जो कि RBI निकालती है। तो इसमें जो है देखा गया है कि 4.3% ईयर ऑन ईयर क्वार्टर सेकंड में प्राइसेस बढ़े हैं। किसके? होम प्राइसेस बढ़े हैं। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा देखा गया है, जो कि 8.8% बढ़ा है, और कानपुर में डिक्लाइन देखा गया है कि हाउस प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं। HPI का जो बेस ईयर है वो 2010 एंड 11 है। इसमें 10 मेजर सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। ये 10 सिटीज़ हैं जिन्हें ऐड किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये भी RBI कराता है ये सर्वे। तो ये जो सर्वे हुआ है उसने बताया कि वीकेंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन इंडिया, तो मतलब लोग कम स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है, ऐसा लोगों ने बोला है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, इसका बेसिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में, कि ये इकोनॉमी की हेल्थ बताता है एक तरीके से कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, कि कंज्यूमर कैसे सोच रहे हैं, हम और आप क्या सोच रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। तो उन्होंने यही बोला है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और स्पेंडिंग कम हो रही है मार्केट में। अगर हाई कॉन्फिडेंस रहता है तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी SFBs टू एक्सटेंड क्रेडिट लाइन थ्रू UPI। SFBs मतलब ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो है, इन्होंने क्रेडिट लाइन थ्रू UPI के थ्रू एक्सटेंड कर दी गई है। RBI ने क्या काम किया है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को भी क्रेडिट एक तरीके से प्री सैंक्शन जो क्रेडिट होता है वो इनके लिए भी अलाउड कर दिया गया है थ्रू UPI। प्री सैंक्शन का ये मतलब है कि जैसे आपके पास काफ़ी मैसेजेस आते होंगे कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप 2 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं, 5 लाख के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कंपनी क्या करती हैं, ये पहले से ही आपका जो एसेस्ड है, मतलब आपका जो लोन लेने की जो एलिजिबिलिटी है उसी को पहले से ही एसेस करके रखती है। तो इसलिए ये बोला गया कि प्री सैंक्शन क्रेडिट जो है वो UPI के थ्रू कर दिया गया है। कौन कर देता है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए। ऐसा RBI ने इनके लिए भी कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे क्रेडिट बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा, वो इन्वेस्टमेंट में लगेगा, और इकोनॉमी में एक तरीके से अच्छा, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो SFB जो हैं इनके लिए, और जो बैंक होते हैं CRR और SLR, वो इनके ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। और ये वो होते हैं जिनकी कैपिटल जो है 200 करोड़ के आसपास है, वो SFB में आते हैं। इन्हें जो अपना 70% का जो लोन क्रेडिट ये देंगे, वो 70% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देनी पड़ेगी, जैसे फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली हुई है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की किस किस में इन्हें दे सकते हैं। तो 75% ऑफ क्रेडिट जो है वो इस सेक्टर में देना पड़ेगा इन्हें। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है UPI लाइट से, कि UPI लाइट जो है उन्होंने अपने जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1000 कर दी है 500 रुपये से। ये हमने पिछले मैगजीन में भी किया था कवर। और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो 5000 कर दी गई है 2000 से। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडेक्स ऑफ 8 कोर, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 3.1% अक्टूबर मंथ में कंपेयर टू 2023 अक्टूबर का मंथ। तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है अक्टूबर मंथ का 3.1%। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री हैं? वो हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मैंने एक एक्रोनियम बना रखा है, जैसे कोन और स्कार्फ मतलब ए को हम थोड़ा हाइड कर देंगे और स्कार्फ ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हमारी 8 इंडस्ट्री हो गई। और C से हमारा हो गया कोल, O से हमारा ऑयल हो गया, N से नेचुरल गैस हो गई, E से हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, S से हमारी स्टील हो गई, C से हमारा सीमेंट, R से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और F से फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये हम याद कर सकते हैं 8 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं। और 8 इंडस्ट्री जो हैं, ये 8 कोर इंडस्ट्री, इसका जो वेट है 40% ऑफ वेट जो है इसका IIP से लिया गया है, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इससे लिया गया है। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है और
जो कि TPIIT में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में आता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस इंडेक्स को रिलीज़ करने में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड बैंक रिलीज एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024। तो इसमें रिपोर्ट में बोला गया है कि एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे ये जो है $8.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 2.4%। और किस चीज़ की वजह से ये डेट बढ़ता जा रहा है? हाई इंटरेस्ट रेट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन हाई इनकम कंट्रीज पुश इंटरेस्ट रेट। मतलब जैसे अभी USA क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उसने, तो जिसकी वजह से अगर कोई कंट्री USA से कुछ लोन वोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उससे ज़्यादा उसके ऊपर एक तरीके से बर्डन आ गया। फिर अदर फैक्टर हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, फिर चाइना US ट्रेड वॉर हो गया, तो इन सब की वजह से होता है। अब डेट बढ़ता है तो कुछ इम्पैक्ट भी होता है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट फंडिंग वगैरह पे इम्पैक्ट आता है, ठीक से फंडिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है हमारा टैक्स जस्टिस नेटवर्क रिलीज स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने बोला है कि 492 बिलियन US डॉलर जो है कंट्रीज़ ने लॉस कर दिए हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? टैक्स अब्यूज़ करके। टैक्स अब्यूज़ कैसे कर दिया कि अपना जो प्रॉफिट है वो कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहाँ पर टैक्स कम लगता है। इस वजह से 2/3 पैसा जो है कंट्रीज़ ने इस तरीके से कमा दिया, बाकी बचा हुआ 1/3 जो है वो वेल्थ इंडिविजुअल हाइडिंग देयर वेल्थ, मतलब कुछ रिच लोगों ने ऐसी जगह पर अपना पैसा छुपाया हुआ है जहाँ पर जो उजागर नहीं करते एक तरीके से। मतलब जैसे पनामा का आपने नाम सुना होगा या फिर स्विट्ज़रलैंड के बैंक का नाम सुना होगा, वो जल्दी से रिवील नहीं करते कि उन्होंने किस किस का पैसा अपने पास रखा हुआ है, किस किस के अकाउंट है वहाँ पर। तो इस तरीके से जो वेल्थी लोग हैं उन्होंने वेल्थ को जो है दूसरी कंट्रीज़ में छुपा के रखा हुआ है। नियरली हाफ द लॉसेस 43% जो लॉस हुआ है वो इन कंट्रीज़ से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, UK, US, ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान इन कंट्रीज़ को हुआ है। देखा गया है जो ग्लोबल नॉर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब ग्लोबल नॉर्थ जो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका जो टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में। ठीक है, और ग्लोबल साउथ जो है उनका लॉस हुआ है एज अ शेयर ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यू, मतलब परसेंटेज वाइज इनका ग्लोबल साउथ का ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल वेज रिपोर्ट रिलीज बाई ILO। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने जो खोई थी वेज जो कम हुई थी 2022 में कोविड के बाद, वो अब फिर से वापस उस जगह पे पहुंच गई, फिर से रिकवर होने लगी है वेजेस। और एवरेज वेजेस आर इंक्रीज फास्टर इन एशिया, द पैसिफिक, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, इन जगह पे सबसे तेज़ी से वेजेस बढ़ रही हैं। फिर हम देख लेते हैं लेबर इनकम इनक्वालिटी में क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये डिक्लाइन हो रही है, ये अच्छी बात है। और इट इज़ हाईएस्ट इन लो इनकम कंट्रीज़ एंड लोएस्ट इन हाई इनकम कंट्रीज़। जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनमें इनक्वालिटी कम देखी जा रही है और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनक्वालिटी है। फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, जो कि वीमेन और वर्कर्स जो है ओवर रिप्रेजेंटेड है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो लेबर यूज़ होती है, जैसे औरतें, घर की औरतें काम करती हैं, तो उन्हें गिना ही नहीं जाता लेबर में। ठीक है, तो वो एक तरीके से बढ़ती जा रही है। फिर हम बात करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी की, ये जो है इंक्रीज़ हो रही है ज़्यादा तेज़ी से। कहाँ पर? हाई इनकम कंट्रीज़ में। ठीक है, ये कुछ फाइंडिंग्स थी। फिर हम देखते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स वो होता है जब गवर्नमेंट लगाती है किसी कंपनी के ऊपर, जब वो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट ज़्यादा कर रही है जो कि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है। मान लीजिए जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, उसकी वजह से ऑयल प्राइस बढ़ गए, और जैसे रिलायंस है, रिलायंस का पेट्रोल पंप है, तो वो और महंगा बेच रहा है इस वजह से। ठीक है, या फिर पेंडेमिक में चीज़ें महंगी हो गई तो उसकी वजह से ज़्यादा कमाई हो रही है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मेडिकल डिवाइसेस में और अलग अलग चीज़ों में। या किसी वजह से मोनोपोली आ गई, जैसे सिम्स में जो मोबाइल सिम होते हैं उनकी मान लो किसी एक कंपनी की मोनोपोली आ गई, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, वो विंडफॉल टैक्स लगा देती है, और फिर ये जो टैक्स यहाँ से लेते हैं वो पब्लिक प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं। फिर डेफिसिट जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे कम करने में लगा देती है, और वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने में लगा देती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये इंडिया और ABD ने मिलकर बनाया, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने और इंडिया ने। तो ये क्या काम करेगा, ये ABD जो है इंडिया को $98 मिलियन का लोन देगा, जो कि यूज़ करेगी इंडिया हॉर्टिकल्चर में, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स वगैरह इन सब की खेती करने में यूज़ करेगा। ये प्रोग्राम जो है 6 साल के लिए इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें 50% जो असिस्टेंट है वो ये बैंक देगा। और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। RBI इंक्रीज लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। कितना बढ़ा दिया, फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख, 2 लाख तक का लोन बढ़ा दिया गया है, कोलेटरल फ्री कर दिया गया है। और इसे जो है
1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। कैंपेन चलाई गई है अवेयरनेस की, ताकि फार्मर्स को पता चले कि वो 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं अलग अलग इनिशिएटिव से। जैसे KCC बहुत चलता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे किसान जो है लोन ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR, मतलब वेयर हाउस रिलेटेड बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग लोन। मतलब ये जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, तो इससे रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की गई है। देखते हैं क्या कहती है। मान लीजिए किसी फार्मर के पास एक स्टोर हाउस है, उसमें इसने बहुत सारी क्रॉप स्टोर करके रखी हुई है, या किसी तीसरे पर्सन ने अपनी क्रॉप जो है इसमें स्टोर की रखी है, तो इसकी एक रिसीट होगी। इस रिसीट को दिखा के वो बैंक के पास जा सकता है और बोल सकता है मेरे पास इतने रुपए का सामान है इस वेयर हाउस में, तो इसके बेसिस पे फार्मर को लोन मिल जाएगा। इसका लेमन लैंग्वेज में ये मतलब है। और इसमें कितना लोन मिल जाएगा? अप टू 75 लाख फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ एंड 200 लैक्स फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़। तो इतना लोन मिल जाएगा। कौन कौन दे सकता है? शेड्यूल बैंक दे सकते हैं सारे, और कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं। किसको प्रीफर किया जाएगा? कौन कौन एलिजिबल है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वीमेन, SC ST PWD फार्मर्स, MSME ट्रेडर्स, FPOs एंड फार्मर कोऑपरेटिव इस लोन को ले सकती हैं। फिर है किसान पहचान पत्र। एक यूनिक ID नंबर मिल जाएगा किसान को, जिसमें उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे उसकी एज वगैरह, और उसकी क्रॉप जोन, वो कौन कौन सी क्रॉप जोन करता है, उसकी ओनरशिप डिटेल्स होंगी उस यूनिक ID में। और वो यूनिक ID जो है आधार से लिंक कर दी जाएगी, ताकि उसके बारे में गवर्नमेंट को पता चले। ये जो है एग्री स्टैक का पार्ट है। तो इसमें जो है फार्मर्स का रजिस्ट्री होगा, जियो रेफर्ड विलेज मैप होगा, उसका जो एक स्कीम और भी है, जिसमें मैप कर दिया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितनी, फार्मर की कौन सी प्रॉपर्टी कितनी है और कौन से एरिया में आती है, उसको भी लिंक कर दिया गया है। फिर क्रॉप जोन रजिस्ट्री भी कर दी गई है, कौन कौन सी क्रॉप वो जोन करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, ये सारी डिटेल्स। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है किसान कवच से रिलेटेड। ये एक तरीके से सूट बनाया गया है, जैसे कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह सूट पहनते थे ताकि वो वायरस से बच सकें, ऐसे ही फार्मर्स के लिए बनाया गया है, जो कि एंटी पेस्टिसाइड सूट है, जो कि बहुत सारी टॉक्सिक केमिकल से फार्मर्स बचा रहे। ये सूट जो है ऑक्सिम फैब्रिक से बना है, और ये केमिकल से बेसिकली फार्मर को बचाएगा, जो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही इनहेल कर लिया करते थे। तो इसमें एक मास्क रहेगा, सूट रहेगा, जो कि वॉशेबल होगा। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं किसान कवच के। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया अलॉन्ग विद 7 अदर कंट्री लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू फैशन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इस इनिशिएटिव को फंड करेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और इसमें क्या करेंगे कि एलिमिनेट करेंगे हज़ार्डियस केमिकल्स को फ्रॉम सप्लाई चेन। मान लीजिए कोई कपड़ा बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है, जैसे चमड़े का काम होता है या कोई और सा फैब्रिक यूज़ होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं। तो इसमें ये काम करेंगे कि ये केमिकल्स एलिमिनेट करने का काम करेंगे एक तरीके से। तो फैशन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोनों में यही काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होगा कि हज़ार्डियस केमिकल्स को जो हम रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्माइल प्रोग्राम। इंडियन ADB रिसेंटली साइन $350 million पॉलिसी बेस्ड लोन अंडर सेकंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम। इसमें बेसिकली ABD जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो लोन प्रोवाइड करेगा इंडिया को, ताकि वो रिफॉर्म कर सके लॉजिस्टिक सेक्टर्स में। टू इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स। प्राइवेट प्लेयर्स को ये इंसेंटिवाइज करेगा लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स में। और टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक्स एंड एनकरेज यूज ऑफ स्मॉल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेशनल लीगर मेट्रोलॉजिकल पोर्टल EMAP। एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक ही पोर्टल में हो जाए करेंगी, जैसे लाइसेंस देना, वेरिफिकेशन करना, और जो भी कंप्लाइंस वगैरह, रूल्स एंड स्टैंडर्ड वगैरह जो भी होंगे, रेगुलेशंस वगैरह, वो सब एक ही पोर्टल पे कर दिए गए हैं, ताकि इधर उधर भागना ना पड़े। अभी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग पोर्टल यूज़ करती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है पैकेज, कम्युनिटी को पैकेज का, लाइसेंस इशू करने का, वेरिफिकेशन का, स्टैम्प का, या कुछ मेज़र करने का, उसका वेट वगैरह। तो इन सारी चीज़ें के लिए गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो अपना अलग अलग वो यूज़ करती हैं पोर्टल। अब इससे क्या है, ये इंटीग्रेटेड पोर्टल है, इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। ये जो है 1958 वाले एक्ट को रिपेल कर देगा और इस्टेब्लिशमेंट करेगा नेशनल शिपिंग बोर्ड को। नेशनल शिपिंग बोर्ड बन जाएगा इस बिल को पास होने के बाद, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेटर, जो इस सबको देखेगा। इसकी जो ओनरशिप होगी वो इंडियन सिटीज़न हो सकता है, और एक NRI भी हो सकता है, और OCI भी हो सकता है। ये तीनों ओनरशिप रख सकते हैं किसी वेसल की। इसमें एक चीज़ और बोली गई है
कि नो पर्सन शेल ट्रांसफर एक्वायर एनी वेसल एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच इंडिया सिक्योरिटी और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाई सैंक्शंस, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी। इन टाइम पे जो है कोई ट्रांसफ़र या एक्वायर नहीं कर सकता इंडियन वेसल को, ठीक है, कहीं पर भी, मतलब किसी भी टाइम और कहीं पर भी वेसल्स को एक्वायर या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इन सिचुएशन में, जैसे कभी सैंक्शंस लग गए या वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया या इमरजेंसी लग गई, ऐसे टाइम पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट न्यूज़ है कोस्टल शिपिंग बिलिंग 2024 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये किस लिए लाया जा रहा है? प्रमोट कोस्टल ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। कुछ हाइलाइट्स हैं इसकी। प्रोहिबिशन ऑफ कोस्टिंग ट्रेड, नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजी प्लान, नेशनल डेटाबेस फॉर कोस्टल शिपिंग लाइसेंसिंग, मतलब कहाँ कहाँ ये कोस्टल ट्रेड प्रोहिबिट रहेंगी या फिर क्या स्ट्रेटेजिक प्लान रहेंगे, डेटाबेस रहेगा, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का प्रोसेस क्या रहेगा वेसल्स का। तो ये इन सारी चीज़ों की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जलवाहक स्कीम टू बूस्ट इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज को के थ्रू ट्रेड को बूस्ट करने का काम करेगा ये जलवाहक स्कीम। इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जो रिवर्स के थ्रू शिप वगैरह या पोर्ट वगैरह ट्रेड को प्रोसेस करते हैं। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी कुछ एंटिटीज़ को जो कि जल्द से जल्द इस जो भी ट्रेड होगा इनलैंड वाटर वेज के थ्रू उन कंपनीज़ को, जिसकी वजह से एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा और जल्दी पहुंचेगा, सही टाइम पे पहुंचेगा, सही तरीके से पहुंचेगा, ठीक है। तो ये स्कीम है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स में इंडिया ने 11 रैंक क्लाइम किया है, मतलब 11 रैंक ऊपर आई है और 49th रैंक जो है सिक्योर की है 133 इकोनॉमीज़ में, मतलब 133 कंट्रीज़ में से 49 पोजीशन इंडिया की है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के जो है वो 4 पिलर हैं, जो कि है टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट। इन 4 चीज़ों को देखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रैंक करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ मिनरल इन ऑफशोर एरिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफशोर एरिया में ऑक्शन हो रहा है मिनरल्स का। ऑफशोर एरिया होता है, मान लीजिए ये इंडिया है और इसके चारों तरफ पानी है, तो इस पानी में जो मिनरल्स होंगे इसका ऑक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मिनरल ब्लॉक्स जो हैं उसमें 13 मिनरल ब्लॉक्स को ऐड किया गया है, जो कि अरेबियन सी और अंडमान सी में है। टाइप्स ऑफ मिनरल इन कॉरस्पॉन्डिंग रीजन। कंस्ट्रक्शन लैंड जो है कंस्ट्रक्शन सैंड जो है वो केरला, अरेबियन सी वगैरह में मिलेगा। लाइम मड जो है वो गुजरात, अरेबियन सी में मिलेगा। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल एंड क्रस्ट जो है वो ग्रेट निकोबार और अंडमान सी की साइड से इसके ऑक्शन होंगे। और ऑफशोर माइनिंग एंड डीप सी माइनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम डीप सी बेड एट द डेप्थ ऑफ 200 मीटर से ज़्यादा का जो माइनिंग होगी उसे हम डीप सी माइनिंग बोलेंगे। यहाँ से क्या क्या निकलने के चांसेस हैं? गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इस ऑप्शन से क्या होगा कि हमारी जो मिनरल की एबिलिटी है वो बढ़ेगी और ब्लू इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, इंपोर्ट कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, हाई टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी जो जितने भी बैटरीज़ हैं या रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सब में जो मटेरियल यूज़ होता है वो रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ होता है मोस्टली। तो इन सब में जब ये हमारे पास इनकी अवेलेबिलिटी होगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और आगे से बढ़ेगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा हमारा। तो इसी के साथ हमारी दिसंबर मंथ की इकोनॉमिक्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। और अगर ये वीडियो सही लग रही है, आपको हेल्पफुल आपको महसूस हो रहा है इस सीरीज़ के थ्रू, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू।